सुप्रभात बच्चों। तो आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लोग अपना अटेंडेंस भी बनाइए लीजिए और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तब तक तो हमारे साथ भी मजबूरी है कि हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। पीछे वाला ही पुनरावृत्ति पर पुनरावृत्ति होती रहेगी। मुझे विश्वास है कि 5 तक, चैप्टर 5 तक जो मैंने पढ़ाया उसको भली भांति आप लोग समझ गए होइएगा। और इस बार के जो ऑनलाइन परीक्षा है इसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा आपका इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत रगड़ा गया है इस बार। पढ़ाई को बार बार उसी चैप्टर को पढ़ाया गया है, बार बार उसी चैप्टर को पढ़ाया गया है। व्याकरण में भी करीब करीब वही बात है, बार बार मैं उसी चैप्टर को पढ़ाया हूँ। अब रही बात कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या होगा, प्रॉब्लम होगी, तो आप व्हाट्सएप करके या किसी माध्यम से आप जो है मुझे जानकारी देने का प्रयास करेंगे। पुनः मैं आपकी समस्या को हल करने का भरसक कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या दूर हो जाए। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि देखिए ये लिटरेचर है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी सब क्या है, लिटरेचर है। और लिटरेचर की सबसे पहली प्राथमिकता होती है शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना। आप लिटरेचर पढ़ते हो और लिंग की जानकारी आपको नहीं है, जो स्त्रीलिंग होना चाहिए उसका प्रयोग आप पुल्लिंग में करते हो और जो पुल्लिंग होना चाहिए उसका प्रयोग आप स्त्रीलिंग में करते हो। तो ये शोभा नहीं देता है। आपको शुद्ध बोलने का प्रयास के साथ शुद्ध बोलने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी बात है लिखावट में शुद्धता। इसके संदर्भ में भी मैंने आपको बता दिया था कि लिखावट उच्चारण पर निर्भर करता है। उच्चारण के हिसाब से हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, ध्रुवकार का प्रयोग होता है। गलतियां मात्र इसी चारों मात्रा में होती है। मात्रा में है जैसे आकार, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंशवार, री, लड़ी, ये सब क्या है, मात्रा। तो वर्ण में जब ये मात्रा का प्रयोग हो जाता है जो उचित शब्द बन जाता है या उचित वर्ण बन जाता है, जो वर्ण हमको बनाने की आवश्यकता हो। तो एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये सब में बच्चे को माइनर मिस्टेक होता है, न के बराबर गलतियां होती हैं। लेकिन ये चार चीज जो है मात्रा, चार मात्रा, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, इसमें प्रायः बच्चे गलत करते हैं। हर्षिकार जहाँ होना चाहिए वहाँ दीर्घिकार का प्रयोग कर बैठते हैं, जहाँ दीर्घिकार होना चाहिए वहाँ हर्षिकार का प्रयोग कर बैठते हैं। तो यह भाषा के लिए सर्वथा गलत है। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं
जो हमेशा उसी तरह लिखा जाता है, कभी भी न वह हर्षिकार होगा न कभी वह दीर्घिकार होगा। जैसे कभी लिखना है, कहीं भी कभी लिखना है तो वह दीर्घिकार होगा। फिर लिखना है, कहीं भी फिर लिखना होगा तो हर्षिकार होगा, फिर होगा। इसमें दीर्घिकार का प्रयोग नहीं करना है। नहीं लिखना है, हम बहुत से बच्चे को देखते हैं नहीं लिखता है तो हर्षिकार दे दिया, नहीं हो गया। नहीं में हर्षिकार दे दिया, नहीं। लेकिन ये तो गलत है। कहीं भी नहीं लिखिए तो ह दीर्घ ईकार दे करके उस पर चंद्र बिंदु, उस पर जो है बिंदु को डालना ही है। अभी प्राय क्या करते हैं लोग, बिंदु शब्द तो डालना भूल ही गए। जैसे में लिखना है ना, आप भी लिखते होइएगा म एक में दे करके आगे बढ़ जाते होइएगा, तो में हो गया। में नहीं होता है, उसका उच्चारण में होता है। नासिका से उसका उच्चारण होता है, और जो नासिका से उच्चारण होता है उसमें बिंदु शब्द का प्रयोग होता है। अनुस्वार जिसको कहते हैं, अनुस्वार शब्द का प्रयोग होता है। तो लोग तो ये अनुस्वार अब देना ही भूल गए। ही नहीं होता है, ही होता है। जहाँ बलदायक ही की बात होगी वहाँ भी लड़के ही लिख देते हैं, लेकिन ये ही नहीं है उचित, ही उचित है। वहाँ पर दीर्घिकार और बिंदु दे देना है, ही। समझे कि नहीं? तो उच्चारण पर ध्यान, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान और लिखावट पर ध्यान अगर दे देते हैं तो हिंदी आपके लिए बहुत सरल भाषा बन जाएगा। अब देखिए, व्याकरण के दृष्टिकोण से मैंने आपको संज्ञा पढ़ा ही दिया। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, भाव इत्यादि जहाँ जिस सबसे प्रकट होता है वही भाववाचक संज्ञा हो गया। नहीं, जैसे बचपना, लड़कपन, बुढ़ापा, है कि नहीं? क्रोध, शांत, उच्च श्रृंखल, नटखट, यह जो शब्द है इससे संज्ञा के भाव का बोध होता है। जैसे मोहन नटखट लड़का, नटखट यहाँ पर विशेषता भी है, लेकिन मोहन के भाव का पता चल रहा है यहाँ कि नटखटपन उसमें है। तो गुण, धर्म, स्वभाव सबका बोध होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। आपको संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना, इस सब को थोड़ा विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। क्रिया में आप प्रेरणार्थक क्रिया अवश्य पढ़ लीजिएगा। द्विकर्मक क्रिया भी पढ़ाए हैं आपको, नाम धातु क्रिया भी पढ़ाए हैं। इस सब पर थोड़ा विशेष फोकस डालिएगा। संधि विच्छेद में आप लोग बहुत पुअर हैं।
यद्यपि मैंने संधि विच्छेद पढ़ाया है और हो सकता है आपको परीक्षा में भी आवे, इसलिए थोड़ा संधि विच्छेद पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ तक वर्ण विच्छेद का सवाल है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आपका वर्ण विच्छेद पर भी पूरी पकड़ नहीं है। जैसे विषय हो गया है शब्द, एक शब्द हो गया विषय, तो ये विषय का संधि विच्छेद जो ये वर्ण विच्छेद जो करेंगे तो पहले हम उसका वर्ण लिखेंगे, वर्ण के बाद उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है सो लिखेंगे। और मात्रा में जो स्वर की मात्रा होगी उसमें हलंत नहीं पड़ेगा, और जहाँ व्यंजन वर्ण होगा वही मात्रा पड़ेगी, ये हलंत पड़ेगा। तो वह हालांकि वह अ के संयोग से बना है, लेकिन इसमें मात्रा हर्ष इकार लगा हुआ है, तो बाद वाला मात्रा ही कारगर होता है, पहले की मात्रा नहीं। तो इसमें वो हो जाएगा हर्ष इकार है वी, व जोड़ ई, तो वो तो हो गया व्यंजन वर्ण, हलंत मार दीजिए। उसके बाद सौ और सौ का उच्चारण अ के साथ होता है, तो अ दे दीजिए और य दे दीजिए। ये हो गया विषय। जैसे हो गया हिंदी, हो गया हर्ष इकार हो गया, ह और हर्ष इकार के मेल से ही बना। इसमें ह एक व्यंजन वर्ण है और इस व्यंजन वर्ण में ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन दीर्घ ई नहीं है, हर्ष नहीं है, हम गलती से लिखे हर्ष और ई की मात्रा इसमें लग गई, तो ये हो गया ही। ये दोनों शब्द दोनों वर्णों को मिलाने से हो गया ही। आधा जो कोई चीज रहेगा उसमें मात्रा नहीं लगेगा। इसमें नौ नौ आधे है, इसलिए हलंत हो गया। द इसमें दीर्घ इकार है, तो ही नाती हिंदी हो गया ना। अभिलाषा, इसमें हो गया
भ, भ चूंकि व्यंजन वर्ण है, हलंत लग जाएगा। इसमें ह्रस्व ईकार मिला दीजिएगा तो भी हो जाएगा। भ में ह्रस्व ईकार मिला दीजिएगा तो भी हो जाएगा। अब भी हो गया, अब भी इन तीनों वर्णों को मिलाने के बाद क्या हो गया? अभी। उसके बाद लौ, चूंकि लौ व्यंजन वर्ण है इसलिए इसमें हलंत लग जाएगा, इसमें मात्रा लगेगा आकार की। अब हो गया अभिला, अभी तक क्या बना है? अभिला। उसके बाद मूर्धन श, मूर्धन श आ गया। और ये भी व्यंजन वर्ण हो गया, इसमें भी आकार की मात्रा लगी हुई है। कितना आसान है वर्ण विच्छेद करना। तो इस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। विदाई। आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। फिर पुनः कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर पर खूब पढ़िए, खूब लिखिए, परीक्षा की पूरी तैयारी कीजिए, तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।